हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको फायर इंश्योरेंस चैप्टर 3 का पार्ट 2 करवाऊंगी। फायर इंश्योरेंस का मीनिंग मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि फायर इंश्योरेंस क्या होता है। तो फायर इंश्योरेंस बेसिकली आग से जो नुकसान हो सकता है किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को, उसके किसी एसेट को, तो उसके लिए जो इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो फायर इंश्योरेंस में आता है। तो आग का जो रीज़न होता है वो कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आग लगी है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट होती है, एक इसके लिए मैंडेटरी होता है कि आग जानबूझकर ना लगाई गई हो और एक्सीडेंटल होनी ज़रूरी है। तो अगर इसके लिए इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड को क्लेम पे करेगा जब भी इस तरह का लॉस होगा इंश्योर्ड को। तो आज इसके अंदर में हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के वो कौन कौन से हैं। तो फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के जैसे लाइफ इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही प्रिंसिपल्स फायर इंश्योरेंस के अंदर भी इंक्लूड है। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको सभी को फॉलो करना होता है। जब फायर इंश्योरेंस हम लेते हैं, फायर इंश्योरेंस करवाते हैं, तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली 5 तरह के प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ कोजा प्रॉक्सिमा। तो हम वन बाय वन इन सारे प्रिंसिपल्स को समझेंगे कि ये प्रिंसिपल्स क्या हैं और इनका मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का जो प्रिंसिपल होता है, इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, मतलब जो किसी का नुकसान हुआ है तो उसकी पूर्ति करना, वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में आता है। तो अगर हम फायर इंश्योरेंस की बात करें तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंसिपल इज टू प्लेस द इंश्योर्ड एज फार एज पॉसिबल इन द सेम फिनेंशियल पोजीशन आफ्टर ए लॉस एज दैट ऑक्यूपाइड बाय हिम इमीडिएटली बिफोर द लॉस। फायर इंश्योरेंस के अंदर एक पर्सन को सेम उसी सिचुएशन में लेकर आने के एफर्ट्स किए जाते हैं जिसमें वो लॉस होने से पहले था। अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है तो लॉस होने से पहले वो प्रॉपर्टी उसकी थी, उसका वो यूज़ कर सकता था, वो उसकी एसेट थी और उसके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा वो यूज़फुल थी। लेकिन आग लगने के बाद कहीं ना कहीं वो नुकसान हुआ है और प्रॉपर्टी यूजेबल नहीं रहती है। तो फायर इंश्योरेंस का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इंडेमनिटी, कि जो भी उसको क्षति हुई है, जो भी उसको लॉस हुआ है तो उसको उसकी पूर्ति करना है, इंडेमनिटी करना है, मतलब उसको सेम सिचुएशन पे लेकर आना है जिसमें वो पहले था, आग लगने से पहले था। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मीन्स द इंश्योर्ड इज इंडेमनिफाइड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज लॉस। मतलब हमेशा क्या होगा, सिर्फ जितना उसको लॉस हुआ है सिर्फ वहीं तक ही उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है, वहीं तक ही उसको इंडेमनिफाई किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब लॉस के लिए किया जाता है। नो प्रॉफिट और अनड्यू बेनिफिट एक्सटेंडेड, मतलब प्रॉफिट या अनड्यू बेनिफिट उसको नहीं दिए जाते हैं। द इंडेमनिटी इज सब्जेक्ट टू द सम इंश्योर्ड एंड अदर टर्म्स ऑफ द पॉलिसी। बेसिकली जो ये पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो इंडेमनिटी होती है इसके अंदर, तो वो सिर्फ उसी अमाउंट तक ही हो सकती है जितना हमने इंश्योरेंस लिया है, जितना हमारा सम इंश्योर्ड है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और जो भी पॉलिसी में टर्म्स या कंडीशंस मेंशन है तो उन्हीं तक ही हो सकता है। सम इंश्योर्ड को फिक्स कैसे किया जाता है? सम इंश्योर्ड कैन बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीइंस्टेटमेंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू, कि उस एसेट को जिसका लॉस हुआ है अगर हम मार्केट के अंदर दोबारा परचेज करने के लिए जाते हैं तो वो कितने में हमें मिल सकती है, तो उसी के बेस पर ही सम इंश्योर्ड का वैल्यूएशन किया जाता है। तो इंडेमनिटी 5 में यही होता है कि सिर्फ उतनी ही क्षतिपूर्ति की जाती है जितना हमारा एक्चुअल लॉस हुआ है, तो एक्चुअल लॉस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का जो प्रिंसिपल है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इंडेमनिटी के प्रिंसिपल्स के।
तो क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या इसके रिजल्ट होते हैं? सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस कैन बी क्लेम्ड, कि जो एक्चुअल अमाउंट है, जितना हमें लॉस हुआ है तो उसके लिए हम क्लेम कर सकते हैं। द क्लेम कैन बी मेड ओनली फॉर द इंश्योर्ड अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज़ लेस। तो हमारी जो इंश्योर्ड अमाउंट है या जो हमारा एक्चुअल लॉस है, तो दोनों में से जो भी कम होगा हम सिर्फ उसी के लिए ही क्लेम कर सकते हैं। सपोज अगर हमने इंश्योरेंस लिया था 2 लाख का, लेकिन हमारा जो एक्चुअल लॉस है वो 1 लाख का हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 1 लाख का ही क्लेम पे करेगी, इससे ज़्यादा क्लेम नहीं पे करेगी। तो जो क्लेम होता है वो सिर्फ हम इंश्योर्ड अमाउंट या एक्चुअल लॉस दोनों में से जो भी कम होगा उसके लिए कर सकते हैं। मोर देन वन इंश्योरर, अगर प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हमने एक से ज़्यादा इंश्योरर से करवाया है, तो लॉस जो होगा, जितना भी लॉस हुआ है इंश्योर्ड को, तो वो सभी इंश्योरर उसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं, उसको कंपेंसेट करते हैं जितना जितना अमाउंट उनके थ्रू इंश्योर्ड करवाया गया। मतलब उसका एक प्रोपोर्शनेट कंप्यूट किया जाता है और उसमें वो सभी जो इंश्योरर होते हैं उस पर्सन को कंपेंसेट करेंगे। मतलब सभी टोटल नहीं करेंगे, कंपेंसेशन जो होगा टोटल उतना ही होगा जितना एक्चुअल लॉस हुआ है। रेलेवेंट मार्केट फॉर वैल्यूएशन, कि जो एसेट का वैल्यूएशन किया जाता है वो एक रेलेवेंट मार्केट के अंदर किया जाता है। रेलेवेंट का मतलब एक ऐसी मार्केट जहां बूम ना हो, या एक ऐसी मार्केट जहां डिप्रेशन ना हो, जहां पे नॉर्मल सिचुएशन है, तो वहां पर इसका वैल्यूएशन किया जाएगा। इंश्योरर हैव राइट टू कवर द लॉस फ्रॉम थर्ड पार्टी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में होता है कि अगर कुछ ऐसा लॉस हुआ है जो थर्ड पार्टी की वजह से लॉस हुआ है, तो वो लॉस जो है, जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो थर्ड पार्टी से उस लॉस को कवर कर सकती हैं। तो इंश्योरर के पास राइट होता है कि वो थर्ड पार्टी से लॉस कवर कर सकती है अगर इंश्योर्ड का जो लॉस है वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब हम सेकंड प्रिंसिपल की बात करते हैं। सेकंड जो प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कि जब ये जैसे लाइफ इंश्योरेंस में होता है, तो सेम फायर इंश्योरेंस में भी ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? The requirement of insurable interest gives legal validity to insurance contract and distinguish them from waiver. It may be defined as the legal right to insure where the right arises out of pecuniary relationship between the insured and the subject matter of the insurance. कि जब हम किसी भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाते हैं तो उस प्रॉपर्टी के अंदर हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। मतलब अगर वो प्रॉपर्टी है तो हमें उसका बेनिफिट है, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी को लॉस होता है तो हमें भी लॉस होगा, तो इसे हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहते हैं। तो अगर हम किसी प्रॉपर्टी का, किसी एसेट का इंश्योरेंस करवाते हैं तो उस एसेट के अंदर हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना मैंडेटरी होता है। फिर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में जो इंश्योरेंस इंटरेस्ट है शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, कि इसमें जो इंटरेस्ट है हमारा वो पॉलिसी लेते टाइम भी होना चाहिए, थ्रू आउट इट्स करेंसी पीरियड, एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ लॉस क्लेम। जब हम क्लेम करेंगे तो उस टाइम पर भी उस प्रॉपर्टी के अंदर हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो अगर प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाता है या इसको किसी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो जो पॉलिसी होती है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो उस प्रॉपर्टी के अंदर हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना मैंडेटरी होता है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसमें जो है, जो ये प्रिंसिपल्स है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का, तो इसके अंदर क्या हो सकता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट के कुछ असेंशियल कॉम्पोनेंट्स हैं। असेंशियल कॉम्पोनेंट का मतलब कि जब आप कुछ इंश्योर कराते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मैटर होना ज़रूरी है। जैसे गुड्स का हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी का हो सकता है, आपके राइट का हो सकता है, तो ये होना मैंडेटरी होता है। सेकंड है कि अगर उस प्रॉपर्टी को कोई लॉस होता है तो इंश्योर्ड मस्ट बी अफेक्टेड बाय द लॉस। उस प्रॉपर्टी को अगर कोई लॉस होगा तो इंश्योर्ड के ऊपर भी उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। तो ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट के मेन कंपोनेंट्स हैं। और इसके अलावा है द रिलेशनशिप बिटवीन इंश्योर्ड एंड लॉस मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ, कि जो भी इंश्योर्ड है
और जो लॉस हुआ है उनके आपस में जो भी रिलेशनशिप है तो वो लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड होना ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट की। तो किसका इंटरेस्ट किस में हो सकता है? जैसे अगर एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा रहा है, एक क्रेडिटर जो है वो अपने क्रेडिटर्स का भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट में होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस में होता है? डेटर की प्रॉपर्टी में, गुड्स में हो सकता है। देन इसके अलावा जो प्लेजी है उसका प्रॉपर्टी या गुड्स में होगा जिसको उसने अपने पास गिरवी रखा है, प्लेज रखा है। तो इस तरह से दूसरों की प्रॉपर्टी में भी हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो सकता है, तो हम उसका भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। बट यहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट आता है जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है कि पूर्ण विश्वास होना ज़रूरी है। तो इसमें है कि ये जो प्रिंसिपल्स है वो इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों पर एप्लीकेबल होता है, दोनों के लिए मैंडेटरी होता है। कि जब एक इंश्योर्ड जो है वो प्रपोजल को फिल करता है तो उसको सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी ज़रूरी होती है, जिससे इंश्योरर के डिसीज़न के ऊपर इफ़ेक्ट पड़े कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। तो वो डिसीज़न के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है अगर हम प्रपोजल के अंदर पूरा डिस्क्लोज़र करते हैं। तो सब चीज़ों को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है। ऐसे ही जो इंश्योरर है तो उसको सारी टर्म्स कंडीशन जो पॉलिसी के रिगार्डिंग है तो वो इंश्योर्ड को बतानी ज़रूरी होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या है? इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द लीगल डॉक्ट्राइन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ अप्लाई। ठीक है, ये अप्लाई होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। द इंश्योर्ड हैज़ द ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल मटीरियल फैक्ट, कि उसको सब कुछ डिस्क्लोज करना होता है, विच हैव अ बियरिंग ऑन द इंश्योरेंस। ठीक है, जिसका इंश्योरेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अ ब्रीच ऑफ दिस ड्यूटी में मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और वॉइडेबल। अगर इस ड्यूटी को तोड़ा जाएगा, इसको भंग किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता। द ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर कंटिन्यूज थ्रू आउट द पॉलिसी पीरियड। पूरे टाइम में ये ड्यूटी जो होती है वो बनती है। Fire proposal form also includes a declaration by the insured saying that the statement declared by him are true। कि जब स्टार्टिंग में फायर इंश्योरेंस का प्रपोजल फिल किया जाता है तो उस केस में भी मैंडेटरी होता है कि वो एक स्टेटमेंट दे जिसमें लिखा हो कि जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है वो सारी की सारी ट्रू है, एंड दैट दे कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का बेस हो जाता है। तो ये ज़रूरी होता है, और सिर्फ इंश्योर्ड के पार्ट पर ही नहीं ज़रूरी होता, रादर इंश्योरर के लिए भी रिक्वायर्ड होता है कि वह पॉलिसी के सारे प्रोज कॉन्स के बारे में इंश्योर्ड को बताए, और वो इंश्योरर को प्रॉपर्टी को एग्जामिन कर देना चाहिए। इंश्योरेंस से पहले एग्जामिन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मतलब रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी उसको ज़रूरी है, जो इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करने का की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको इंश्योर से कलेक्ट कर लेनी चाहिए। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, कि दोनों तरफ से फेथ का होना ज़रूरी है। अब अगर हम प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ की बात कर रहे हैं तो इसके कुछ असेंशियल्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले है ईच पार्टी मस्ट डिस्क्लोज फुल इंफॉर्मेशन। हर एक पार्टी को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन सही डिस्क्लोज करनी ज़रूरी है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को कंसील किया जाता है, छुपाया जाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाता है। और द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लिमिटेड टू द ऑब्लिगेशन फॉर विच इंफॉर्मेशन वॉज सॉल्ड। कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है इंश्योरर के थ्रू, सिर्फ वहीं तक ही जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि जो इंश्योर्ड या इंश्योरर है उनके कुछ ऑब्लिगेशंस बनते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन इंश्योरर के लिए रिक्वायर्ड है तो वो इंश्योर्ड को प्रोवाइड करना ज़रूरी है, और जो इंश्योर्ड के लिए रिक्वायर्ड है तो वो इंश्योरर के थ्रू प्रोवाइड करना मैंडेटरी होता है। तो इसे हम प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे को प्रोवाइड की जा सके, ताकि अगर उनको डिसीज़न लेना है तो वो एक्यूरेट डिसीज़न ले सके, किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक उनसे ना हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कोजा प्रॉक्सिमा। कोजा प्रॉक्सिमा का मतलब होता है जो नियरेस्ट कोज हो सकता है, जो एक नज़दीकी कारण हो सकता है आग लगने का। जैसे अगर हमारे पास कोई फैक्ट्री है, ठीक है, हमने लिया है कि फैक्ट्री हमारे गोडाउन के अंदर जो गुड्स पड़ी हैं तो उनका हमने इंश्योरेंस करवाया है।
अब कई बार क्या होता है कि गोडाउन में आग नहीं लगती है, लेकिन अगर आसपास में कहीं आग लग जाती है और वहाँ आग लगने की वजह से कि हवा का जो फ्लो है वो इस तरफ है कि आग इस तरफ भी पहुँच जाती है और हमारे गोडाउन में आग लग जाती है, तो हम क्लेम कर सकते हैं। तो हम एक तरह से हमारे पास ये राइट होता है कि हम क्लेम कर सकते हैं। मतलब जो नज़दीकी कारण होता है, जो प्रॉक्सिमेट कॉज हो सकता है, तो उसके लिए भी, उसकी वजह से भी जो लॉस होता है तो उसके लिए भी क्लेम किया जा सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा बेसिकली है क्या? प्रॉक्सिमेट कॉज प्रोड्यूसेस पर्टिकुलर foreseeable consequences without the intervention of any independent और unforeseeable cause, कि जिनको हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था, जो unforeseeable cause था कि जिसके लिए कोई इंश्योरेंस हुआ भी नहीं है, लेकिन it is the active, direct and efficient cause of loss in insurance। लेकिन इसकी वजह से एक डायरेक्ट लॉस हो जाता है, एक्टिव लॉस होता है, मतलब उस प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है। दैट सेट्स इन मोशन एन अनब्रोकन चेन ऑफ इवेंट विच ब्रिंग अबाउट डैमेज, डिस्ट्रक्शन और इंजरी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ए न्यू एंड इंडिपेंडेंट फोर्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो कॉज हो सकते हैं लीगल या डायरेक्ट कॉज हो सकते हैं, कि जो रीज़न था कुछ बाहर से हुआ है, किसी और रीज़न की वजह से हुआ है, लेकिन वो प्रॉक्सिमेट था, वो नज़दीकी कारण था। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा बोल सकते हैं। तो उसके लिए भी क्लेम, इसमें भी हम लॉस के लिए क्लेम कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि रीज़न हमारे यहीं से राइज हुआ हो, वो कहीं से भी हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से लॉस हुआ है। दैट मीन्स वो एक नियरेस्ट रीज़न बन जाता है, एक प्रॉक्सिमेट रीज़न बन जाता है, प्रॉक्सिमेट कॉज बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी एसेट को डैमेज हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुई है, इंजरी हुई है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का जो प्रिंसिपल है, ये क्या प्रिंसिपल है? सब्रोगेशन का मतलब होता है कि अगर हमने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया है, तो उस प्रॉपर्टी को जो लॉस है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से होता है। थर्ड पार्टी की वजह से अगर होता है तो इंश्योरर के पास राइट होता है कि वो थर्ड पार्टी से लॉस के लिए क्लेम कर सकती है। मतलब जो इंश्योर्ड है वो तो इंश्योरर से क्लेम करेगा, और जो इंश्योरर है वो थर्ड पार्टी से क्लेम कर सकती है। तो ये फायर इंश्योरेंस के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। और दूसरी बात, जो हमारी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, तो प्रॉपर्टी का जो भी रेजिडुअल होगा, जो भी सैल्वेज होगा, वो ऑटोमेटिकली इंश्योरर को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इंश्योरर उस सैल्वेज को, उस प्रॉपर्टी को सेल करके, उस रेजिडुअल को सेल करके जो अमाउंट मिलती है, तो वो सारी की सारी जो अमाउंट होती है वो इंश्योरर की हो जाती है। मतलब जो भी अमाउंट लास्ट में रेजिडुअल को सेल करने से आएगी, तो वो उस अमाउंट के ऊपर इंश्योरर का राइट होता है। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन बेसिकली जो क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इज द कोरोलरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडैमनिटी। जैसे इंडैमनिटी में क्या होता है कि उसके अंदर तो जितनी एक्चुअल लॉस हुआ है तो उसको पूरा किया जाता है, ठीक है, उसको इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो इसके अंदर क्या है कि अगर कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस को थर्ड पार्टी से कवर किया जा सकता है जो उस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इंश्योर्ड राइट ऑफ रिकवरी आर ट्रांसफर्ड और सबरोगेटेड टू द इंश्योरर, कि जो पहले इंश्योर्ड के राइट थे वो सारे किसको ट्रांसफ़र हो जाते हैं? इंश्योरर को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन है। जो प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन है ये 4 तरह से अराइज हो सकता है। सबसे पहला है, जो 4 तरह में हम हाउ कैन सबरोगेशन कैन बी अराइज्ड, तो ये 4 तरह से हो सकता है। फर्स्ट है टोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस और स्टैट्यूटरी और लॉ के थ्रू हो सकता है। तो सबसे पहले हम टोर्ट की बात करते हैं। अगर क्षति हुई है, अगर कुछ हार्म हुआ है, कुछ लॉस हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, तो जो टोर्टिशियस एक्ट है इसके अकॉर्डिंगली इंश्योरर के पास राइट होता है कि वो जो इंश्योर्ड को उसने पेमेंट करी है, जो इंडैमनिटी उसने पे करी है, तो उसके लिए वो इंश्योरर से क्लेम कर सकता है। सेकंड हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर जो इंश्योर्ड है उसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है कंपेंसेशन का, तो उस केस में क्या होगा, फॉल्ट होने पर अगर कंपेंसेशन होता है तो जो इंश्योरर है, अगर एक पर्सन ने इंश्योर्ड
इंश्योर्ड है, जो पर्सन जिसने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया है, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि अगर बिना गलती के भी, मतलब उसकी कोई गलती नहीं है तब भी उसको लॉस का क्लेम मिल जाता है, तो ये सब्रोगेशन हो जाता है। मतलब उस केस में जो राइट है फिर वो इंश्योरर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट किस केस में हो सकता है सब्रोगेशन? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का जो सब्जेक्ट मैटर है, मीन्स इसमें क्या होगा कि जो इंश्योरर है उसका बची हुई जो प्रॉपर्टी है, जो रेजिडुअल रह गया है, जो सैल्वेज रह गया है, उसके ऊपर इंश्योरर का राइट होता है, इंश्योर्ड का नहीं। लॉ में क्या है, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या होता है कि जब किसी प्रॉपर्टी को लॉस होता है तो कई बार गवर्नमेंट जो है वो क्लेम पे कर देती है। कुछ ऐसे रीजंस की वजह से हुआ है जिसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत बड़ी एक मास लेवल पर हुआ है, तो उस केस में गवर्नमेंट अगर क्लेम पे करती है तो वो क्लेम इंश्योरर को मिलेगा। अगर इंश्योरर इंश्योर्ड को उस प्रॉपर्टी के लॉस का क्लेम पे कर चुका है तो उस पर इंश्योर्ड का कोई भी राइट नहीं होगा। तो ये 4 ऐसे केसेस हैं जिसमें सब्रोगेशन अराइज हो सकता है, जब क्लेम को अल्टीमेटली रिसीव करने का राइट जो है वो इंश्योरर को मिल जाता है। देन इंश्योर्ड के पास राइट नहीं होगा, इंश्योर्ड को जो क्लेम मिलेगा वो इंश्योरर से मिलेगा, और इंश्योरर भी अपने क्लेम को ले सकता है अगर वो किसी और रीज़न की वजह से हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, गवर्नमेंट अगर क्लेम पे कर देती है, या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा मेंशन है। तो ये था प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं फायर इंश्योरेंस के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।